Hello friends, you are once again welcome to Easy English with NS. Today we are going to study past simple tense. दोस्तों, ये इंग्लिश सीखने का आधार भी है। आज हम पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। चाहे पास्ट सिंपल टेंस कहें या सिंपल पास्ट टेंस कहें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहें, ये एक ही है। सबसे पहले हिंदी में इसकी पहचान देख लेते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में आ, ए, ई ये मात्रा या ये या आथा, इथी, एथे आदि आते हैं। सबसे बड़ी पहचान ये है दोस्तों, नोट। ये टेंस दर्शाता है कि कोई कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया, यानी काम भूतकाल में पहले समाप्त हो जाता है और काम को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत जाता है, तब ये टेंस होता है। यदि काम हैंड टू हैंड समाप्त हो, यानी हाथों हाथ समाप्त हो, तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और यदि काम को समाप्त हुए समय बीत गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी कुछ नॉलेज देख लेते हैं। इस टेंस के सकारात्मक वाक्यों यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ना तो नहीं का प्रयोग होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है। ए सेंटेंस दैट इज नीदर नेगेटिव नॉर इंटेरोगेटिव, उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार। ध्यान रखना, इस टेंस के सकारात्मक वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य हम बनाते हैं तो इसका पैटर्न है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई है। वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, वाक्य में जो काम होता है वो मेन वर्ब होती है और कर्ता जिस काम को करता है वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। ये वाक्य है जैसे राम ने मेरी सहायता की, ये वाक्य है। अब इस सेंटेंस की आपको इंग्लिश बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है राम, काम करने वाला राम ही है, तो सबसे पहले लिखें राम, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर 2 नंबर पर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब वाक्य में जो काम होता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं। यदि ढूंढने में दिक्कत हो तो सेंटेंस के पीछे देखें। सहायता की, ये सहायता करने से बना है। सहायता करना को इंग्लिश में हेल्प बोलते हैं और इसकी सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड। फिर 3 नंबर पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें राम ने मेरी सहायता की, किसकी? मेरी, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मी। ये ऑब्जेक्ट रूप होता है आई का, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे ये वाक्य दोस्तों, मैं कल बाजार गया, इस वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला देखें, काम करने वाला मैं है, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। फिर इसके बाद में लगाते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब है इसमें, पीछे देखें गया, जाना, जाना से बना है, जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। फिर मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों, जब हम किसी स्थान पर जाकर मिलते हैं तो वहाँ पर गो या वेंट या गॉन कुछ भी उनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। फिर पीछे क्या बचा? बाजार, बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, ये सेंटेंस बन गया। बहुत आसान है, बस आपको कंटिन्यूटी दर्शानी है। फिर इसके बाद में दूसरा नियम है दोस्तों, इस पर ध्यान देना। सकारात्मक वाक्यों यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा बाकी सभी वाक्यों में, बाकी सभी सेंटेंसेस में डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा बाकी सभी वाक्यों में, सभी सेंटेंसेस में सही क्रिया डिड और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और यदि सेंटेंस निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड से बनने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे ओनली येस और नो टाइप का इंटेरोगेटिव
सेंटेंस हो उसकी इंग्लिश डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगी। तो पहले लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेज। इसका पैटर्न होता है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट है उसने, उसने ये सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है पुरुषों के लिए ही और स्त्रियों के लिए शी। आप अगर यदि इसको पुरुष मानते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर मानते हैं तो ही का प्रयोग करें, यदि स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर मानते हैं तो शी का प्रयोग करें। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड, फिर नॉट। अभी मैंने लिखा था दोस्तों कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा बाकी सभी वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब ढूंढे इस वाक्य में, पीछे देखें, पिया ये पीना से बना है, ये फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, पीना को बोलते हैं ड्रिंक। फिर पीछे बचा कर्ता ने क्या पिया, पानी, ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर। फिर दूसरा वाक्य, उसने तुमने गाली नहीं दी, ये वाक्य है तो इसमें सब्जेक्ट देखें, काम करने वाला तुमने है, तुमने, चाहे ये तुम आए, चाहे तुम्हें आए, चाहे तुमने आए, यदि कर्ता के की जगह ये काम करता है तो इसकी इंग्लिश यू ही बनेगी। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डिड, फिर नॉट। फिर दोस्तों मेन वर्ब ढूंढने में दिक्कत हो तो पीछे देखते हैं, गाली नहीं दी, यू डिड नॉट, गाली देना को बोलते हैं एब्यूज, यू डिड नॉट एब्यूज। इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके दिमाग में से क्वेश्चन उठता होगा कि यहाँ पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि पहले डू की सेकंड फॉर्म डिड लगती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये जिस वर्ब के साथ आती है ये उस वर्ब को ऑटोमेटिक पास्ट में ले जाती है, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देती है दोस्तों। फिर इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वो कैसे बनाते हैं। इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यह सेंटेंस है जैसे क्या भारत ने पाकिस्तान को हराया। इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, डिड। फिर इस वाक्य में काम करने वाला कौन है दोस्तों, भारत, हराने का काम भारत कर रहा है, इंडिया। फिर मेन वर्ब ढूंढनी है तो सेंटेंस के पीछे देखो, हराना, डिफीट, डिड इंडिया डिफीट। फिर ऑब्जेक्ट देखते हैं, किसको हराया, पाकिस्तान, डिड इंडिया डिफीट पाकिस्तान, ये हमारा सेंटेंस बन गया। फिर ये सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, क्या राम ने रावण को मारा। ये सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, फिर काम करने वाला है राम, राम। फिर 3 नंबर पे लगाते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब काम क्या होता है वाक्य में, यहाँ पर ढूंढनी है तो पीछे देखें, मारना, मारना को इंग्लिश में बोलते हैं किल, किल की है फर्स्ट फॉर्म किल। फिर किसको मारा, रावण को, यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डिड राम किल रावण। फिर ध्यान रखना दोस्तों, एक ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और एक ये WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस है, इन दोनों में अंतर होता है। यदि इस प्रश्न का आप उत्तर देना चाहेंगे तो इसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, और हिंदी में ये वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, और इंग्लिश इनकी हेल्पिंग वर्ब से बनती है। जैसे डिड राम किल रावण, यदि हाँ तो यस, यदि ना तो नो, ऐसे उत्तर दिया जाता है। WH वर्ड वाले वाक्यों में क्या हमेशा बीच में आता है,
क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब वाक्य के बीच में आते हैं और इनमें पूरी डिटेल दी जाती है। ये अंतर होता है। अब WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाते हैं? सबसे पहले WH वर्ड, वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाता है उसको WH वर्ड कहते हैं। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यानी वाक्य में जो काम होता है, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये वाक्य है जैसे तुम कल कहाँ गए, ये वाक्य है। तो इस वाक्य में सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड को ढूंढना हो तो वो शब्द होता है जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने वाला शब्द यहाँ पर कहाँ है, कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, ये लगा दिया वेयर। इसके बाद में 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो इस टेंस की डिड होती है, डिड। फिर नंबर 3 पर सब्जेक्ट लगाएंगे, काम करने वाला कौन है यहाँ पर, तुम, इसको इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू। फिर लगाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब है यहाँ पर, ढूंढनी हो तो वाक्य के पीछे देखें, गए, गए बना जाना से, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, ये गो। फिर पीछे बचा ये एडवर्ब, कल, कल को इंग्लिश में बोलते हैं येस्टरडे, बीते हुए कल को येस्टरडे। फिर इसके बाद में देखते हैं तुलसीदास ने रामायण कब लिखी। तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। WH वर्ड प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है। इसमें ये कब है, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। फिर इसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि इस टेंस की डिड होती है। फिर 3 नंबर पर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यहाँ पर काम करने वाला, लिखने वाला तुलसीदास है, व्हेन डिड तुलसी दास। फिर लगाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी काम, काम ढूंढना तो पीछे देखें, लिखना, लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, राइट। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट करता जिस काम को करता है, क्या लिखने का काम करता है, रामायण। तो ये धार्मिक ग्रंथ है, इससे पहले आर्टिकल दी आता है, आर्टिकल कहें या डिटरमाइनर कहें। यदि कोई धार्मिक ग्रंथ जिसको इंग्लिश में स्क्रिप्चर बोलते हैं, उनसे पहले ये डिटरमाइनर दी आता है, रामायण। व्हेन डिड तुलसीदास राइट द रामायण, ये सेंटेंस। फिर इस टेंस की जो क्रूशियल चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम में आती है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेंस, वो है एडवर्बियल वर्ड्स, जिसके अनुसार हमको ये पता चलता है कि ये टेंस की अंग्रेजी के वाक्यों में पहचान कैसे करें। तो ये है, यदि अंग्रेजी के किसी वाक्य में अगो, येस्टरडे, वंस, द अदर डे, या द लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या भूतकाल की कोई घटना या भूतकाल का समय दिया हो, तो वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये एडवर्ब्स याद रखें दोस्तों। यदि किसी सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई भी शब्द आपको मिलता है, कोई भी टाइम मिलता है, तो वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। फिर उसकी करेक्ट फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के अनुसार भरी जाएगी। अब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके, फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। पहला वाक्य, अशोक ब्लैंक स्पेस मीट मी लास्ट वीक, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, ये पहचान है पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस की ये पहचान है। क्या इतना पता चलने से हमारा काम निकल जाएगा? नहीं, इसके लिए हमें पास्ट सिंपल टेंस के नियमों को देखना होगा। क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका पता कैसे लगाएंगे? यदि इसमें नोट नहीं है या कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, यदि वाक्य में नोट ना हो और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो इसका मतलब वो वाक्य अफर्मेटिव है। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये मीट की सेकंड फॉर्म हो गई मैट।
दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वंस। वंस इस टेंस की पहचान है, ये लिखा है अगो, यस्टरडे, वंस। वंस इस टेंस की पहचान है। हाँ, तो ये टेंस से सेंटेंस अब प्रेजेंट पास्ट, सॉरी, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर ये सेंटेंस देखें, क्या ये नेगेटिव है? नहीं है। क्या ये इंटेरोगेटिव है? पीछे इंटेरोगेटिव मार्क नहीं आया है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम होता है, पार्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये बी है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो वॉज का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो वर का प्रयोग करते हैं। वंस देयर खाली जगह, फिर बाद में ए किंग आया हुआ है, तो ए किंग ये तो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो इसीलिए यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज आएगी। तीसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, वंस, ये एक बार फिर वंस आया है, देयर ब्लैंक स्पेस बी टू फ्रेंड्स। अब क्योंकि इसमें वंस आया हुआ है, तो ये वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब फिर देखेंगे कि क्या सेंटेंस निगेटिव है? नहीं है। इंटरोगेटिव है? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाक्य अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ब्लैंक स्पेस के बाद में टू फ्रेंड्स, दो मित्र, ये दो मित्र आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये प्लूरल है, मोर देन वन है। तो यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लूरल फॉर्म होती है इसकी वर। बी की दो होती है दोस्तों, वॉज और वर। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉज का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर का प्रयोग करेंगे। फिर सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं, ही ब्लैंक स्पेस नॉट सेंड मी ए पार्सल यस्टरडे। पीछे यस्टरडे आया हुआ है, तो इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस कहें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहें। फिर इसके बाद में देखेंगे कि क्या ये वाक्य सिंपल है? नहीं, इसमें नॉट आया हुआ है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब पार्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का क्या नियम होता है? पार्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड से बनने वाले सेंटेंस में डिड नॉट, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। फिर सेंटेंस में नॉट आया हुआ है, नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। केवल सिंपल सेंटेंस में ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सेंटेंस के अलावा बाकी सभी सेंटेंसेज में डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य है दोस्तों, इंडिया ब्लैंक स्पेस डिफीट पाकिस्तान इन कारगिल वॉर। यहाँ पर ये घटना दी गई है दोस्तों, कारगिल वॉर, कारगिल का युद्ध। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कारगिल का युद्ध भूतकाल में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। तो ये घटना पास्ट की है, भूतकाल की है। भूतकाल की घटना है, तो ये वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मंथ, ईयर या भूतकाल की घटना या समय दिया हो तो वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये भूतकाल की घटना है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस है, तो उसके बाद में देखें सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस में नोट नहीं है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है। पीछे फुल स्टॉप आया हुआ है, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि वाक्य में नोट ना हो और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो, तो वो वाक्य अफर्मेटिव होता है। तो पार्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, डिफीटेड। अगला सेंटेंस देखते हैं। वाक्य के प्रारंभ में एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस खाली जगह है, ब्लैंक स्पेस है।
फिर सब्जेक्ट, फिर ब्लैंक स्पेस, विजिट आगरा 2 years अगो, ये अगो आया हुआ है, अगो आया हुआ है दोस्तों, इसका मतलब ये पार्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। अपार्ट सिंपल टेंस का वाक्य यानी सेंटेंस है, तो क्या ये सेंटेंस निगेटिव है, नोट है कहीं, नहीं है। पीछे देखें, पीछे ये प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो वाक्य के प्रारंभ में ये हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर यदि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। दोस्तों इस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाती है। आप विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है। इतना ही नहीं, यदि आप किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और रेगुलरली क्लास को अटेंड करें। मैं हमेशा आपके लिए ये टेंस से संबंधित एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंजक्शन, जितना भी ग्रामर से संबंधित मटेरियल है मैं सब आपको बताऊंगा। आपको बस एक चीज़ करनी है कि आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। आई होप you enjoyed it and you learn something new from this video. Thank you so much.